मेरा और आपका काम कुछ एक ही जैसा है। आप लोगों के शरीर में फैली हुई गंदगियां दूर करते हैं और मैं इस समाज में फैली हुई गंदगियां। सांप से ज्यादा जहर उसके सपोले में होता है, जो अगर किसी को छू भी लेना तो इंसान का बच पाना मुश्किल। ऐसा प्रेम कहाँ होता है जोगी, जहाँ एक दूसरे से मिल ही ना सके। मैंने रमेश को मार दिया, जान ले ली मैंने उसकी। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं आज तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत मजबूत कड़ी है। गुड मॉर्निंग अंकुश। अंकुश, अंकुश, कहां जा सकता है वो इतनी सुबह सुबह? अंकुश, कहां गए थे तुम? और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं तो मैं कहीं नहीं गया था, बस घर में थोड़ी सी घुटन हो रही थी तो सोचा बाहर जाके आ जाओ। कहां टहलने गए थे तुम? मैं यही थोड़ा बाहर गया था तो चलते चलते थक गया, तो एक पेड़ का सहारा लेके टिक गया था, शायद ये वही लग गया। अंकुश, क्या तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकुश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ बोलो कहां गए थे? देखो बारिन, तुम्हारा और मेरा सोचने का तरीका अलग अलग है। तुम जिस राह पे चल के सब ठीक करना चाहते हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। हमें हमारा हक मांगना नहीं है बल्कि छीन के लेना है। मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं। अंकुश, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है साफ साफ बताओ, कहां गए थे तुम? देखो बारिन, एक बात मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, वरना मैं जिंदगी भर अपने परिवार को न्याय ना दिलाने के गिल्ट में हमेशा मरता रहूंगा। रंगराज तक पहुंचने के लिए मुझे देवी को निशाना बनाना पड़ेगा और उस राह में एक फांस आड़े आ रहा है जिसे मुझे खत्म करना है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वक्त तुम्हारे सवालों का जवाब दे देगा बारिन, अभी मुझे और भी कुछ काम है। देखो अंकुश, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा जिसकी वजह से तुम अपना रास्ता भटक जाओ, ठीक है? तो तुम भी सुन लो, मैंने अपना फैसला कर लिया है, वो बदलने वाला नहीं है। महेश बाबू, सुबह हो गई है, उठ जाइए। जल्दी उठिए ना। चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। क्या बात है, चाय ठंडी हो गई है क्या? चाय नहीं पीनी। चाय तो गर्म है, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत भी ठीक लग रही है। कमला, कल रात को मेरी माँ का फोन आया था। वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने मेरे लिए 4 दिन का निर्जल व्रत रखा है और उसके बाद 10 दिन तक अन्न छोड़ने का फैसला किया है। ये तो बहुत कठिन व्रत होता है। माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए छठ पूजा रखती है और मुझे लगता है ये व्रत उन्होंने बहुत मुश्किल बना लिया है। हाँ कमला, शायद ऐसी ही बात है। जानती हो कि वो हर साल मेरे लिए ये व्रत रखती हैं, इस उम्मीद से कि शायद मैं उनके पास वापस लौट आऊंगा, लेकिन हर बार मेरे उसूल उनके प्यार को हरा देते हैं।
लेकिन मैं उनकी छवि तो अपने मन से नहीं मिटा सकता ना। मैं एक ऐसा बदनसीब बेटा हूं जो अपनी माँ को यह तक नहीं बता सकता कि वो उनसे कितना प्यार करता है। महेश बाबू, आप अपने मन को क्यों रोकते हैं? उनसे जाकर मिलिए और उन्हें फिर से ले आइए। नहीं कमला, अब बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत दूर निकल चुकी हैं। उनके हाथ ऐसे कीचड़ में डूबे हैं जिसका दाग कभी नहीं जा सकता। वो हमारी साफ सुथरी दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएंगी। मगर ये भी तो हो सकता है वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो वापस आपके पास लौट के आ जाए। तुम्हें क्या लगता है कमला कि ये इतना आसान है क्या? वो बड़ी आसानी से हमारी दुनिया में वापस आ जाएंगे। नहीं कमला, और अगर वो आना भी चाहे तो रंगराज उन्हें नहीं आने देगा। वो वापस उन्हें उसी दलदल में खींच लेगा। और अगर वो ना मानी तो उन्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। तभी तो मैं चाहते हुए भी उन्हें नहीं बता पाता कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूं। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो कमला। कमला, मैं बारिन बोल रहा हूँ। कमला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किसका फोन है कमला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखती हूँ। कमला, कमला प्लीज फोन मत काटना। कमला मेरी बात सुनो। कमला, मुझे हेम जी से बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। कमला, मुझे उन्हें बताना है कि आखिर रमेश के साथ क्या हुआ था। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हेम जी के घर से फोन है, वो मुझे अपने घर पर बुला रही है। हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? ठीक है, मैं तुम्हें क्लिनिक जाते हुए हेम जी के घर छोड़ दूंगा। अच्छा सुनो, हेम जी फोन पे हैं तो लाओ मेरी भी बात करो। नहीं, हेम जी नहीं, वो परी ने फोन किया था। मुझे लगता है कमला महेश बाबू की वजह से बात नहीं कर पा रही है। मुझे उससे मिलना पड़ेगा। ठीक है। एक काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए, मैं खाना बनाती हूँ। तुम्हें हो क्या गया है कमला? अभी तो तुमने कहा कि तुमने हेम जी के घर जाना है, फिर अब तुम खाना बनाने कहाँ जा रही हो? I mean, खाना बनाओगी तो निकलने में लेट नहीं हो जाएंगे? एक काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं कुछ खा लेंगे और उसके बाद मैं क्लिनिक जाते हुए तुम्हें हेम जी के घर छोड़ दूंगा। ठीक है। अरे ये सब क्या है देवी जी? और आप खुद काम कर रही हैं? नहीं नहीं, इतने सारे नौकर चाकर होते हुए आप खुद काम करेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट, अरे मन्नू, अरे कृष्णा, अरे कहाँ मर गए सबके सब? नहीं उमाकांत, इस काम में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये हम खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप काम करते हुए अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती देवी जी। आप हुक्म देते हुए अच्छी लगती हैं। हम ये जो कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। मतलब
महेश बाबू घर आने के लिए राजी हो गए? अभी तक तो नहीं। हमारी की गई पूजा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है कि हमारी ही कोशिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो वो हमसे दूर है। मगर मेरा मन कहता है कि इस बार हम अपने बेटे के मन में अपने लिए प्रेम जरूर जगा पाएंगे। और देखना, वो खुशी खुशी हमें अपने गले लगा लेगा। जी जी, जरूर लगाएगा गले। आपने कौन सी पूजा करने की ठानी है? हमने छठ माँ की महापूजा का प्रण लिया है। और देखना, इस बार ईश्वर को हमारी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। और आज से हमने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया है। अब हम अन्न और जल तभी ग्रहण करेंगे जब हमारी ये पूजा पूरी होगी। उससे पहले अन्न का एक भी दाना हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन देवी जी, ऐसा करने से आप बीमार हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नहीं उमाकांत, अपने बेटे से बिछड़कर हम कभी भी ठीक नहीं रहे। उसकी यादों ने, उसके बचपने ने हमें इस तरह घेरा है कि हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। किसी बाहरी वजह से हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हम तो बस अपनी ममता के हाथों कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन देवी जी, अभी छठ पूजा को 10 दिन बाकी है। आप अभी से अन्न जल त्याग कर बैठी हैं। हाँ उमाकांत, बस एक बार हमारा बेटा हमें अपने गले से लगा ले। तुम देखना, हमारे सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं सब चले जाएंगी। हम उसे अपने गले से लगाना चाहते हैं, उस पर अपनी ममता लुटाना चाहते हैं, ताकि हम चैन से मर सकें। देवी चौधरानी जितनी ही चालाक और शातिर है, मुझे लगता है उतनी बेवकूफ और बुद्धू भी है। कमाल है। अच्छा उमाकांत, देखो कितनी कमाल की बात है ना कि उनके पास दुनिया की तमाम ताकतें, ऐशो आराम सब कुछ है, उसके बाद में अपनी खुशी रिश्तों में तलाश रही हैं। अरे उमाकांत, किस पचड़े में पड़ गए? अपना ध्यान केंद्रित करो अंकुश पर। यही सही मौका है अंकुश को ठिकाने लगाने का। तो हिम जी, आगे के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है? मैं जानती हूँ कि प्रेम सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद तो सिर्फ समझौता होता है। और अब मैं कोई समझौता नहीं करना चाहती। हिम जी, सुशीला की कोई खबर मिली? नहीं, अब तक नहीं, मगर बहुत जल्द मैं सुशीला को खोज निकालूंगी। और क्या पता, इन राहों में जिंदगी से फिर टकरा जाऊं। हिम जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना कि रमेश बाबू नहीं रहे। नहीं कमला, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। जरूर बारिन हमसे कुछ छुपा रहा है। आज बारिन बाबू का फोन आया था, काफी परेशान लग रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। अब बारिन जैसे इंसान पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा था कि सुशीला को खोजने में मेरी मदद करे, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर जिस इंसान को सुशीला और रमेश की परवाह होती ना, तो वो यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहता। उसने मुझे ही नहीं बल्कि रमेश की दोस्ती को भी धोखा दिया है। आप सही कह रही हैं। अगर सुशीला को उनको खोजना होता तो कब की कोशिश कर ली होती। कमला, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सुशीला को मैं अपने आप तलाश करूंगी,
मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और बात रही रमेश की मौत का, तो वो गुत्थी मैं खुद सुलझाऊंगी, अपने आप पता लगाऊंगी कि रमेश उस दिन के बाद आखिर कहाँ चला गया, आखिर हुआ क्या था उसके साथ। मगर मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। हाँ, मन जरूर किया था कि फोन करूं, लेकिन हेमदी को अच्छा नहीं लगता कि उनकी वजह से और लोग परेशान हो, इसलिए फोन भी नहीं कर सकती। कि रमेश उस दिन के बाद आखिर कहाँ चला गया, आखिर हुआ क्या था उसके साथ। हेम जी, शायद आप सही कह रही हैं। बारिन बाबू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये झूठ नहीं है। बारिन बाबू की वजह से महेश बाबू का मन मेरे लिए आज भी बहुत खराब रहता है। क्या हुआ कमला? क्या बताऊं हेम जी, बारिन बाबू का एक झूठ आज भी मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है कि मैं ही जानती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले बारिन बाबू ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब आपके पीछे पड़े हुए हैं। कमला, मगर इस बार मैं बारिन की एक भी बात नहीं सुनूंगी। कमला, मुझे बताओ, बारिन ने ऐसा कौन सा झूठ बोला था जिसकी वजह से महेश बाबू का मन खट्टा हो गया? क्या यही बात मैं जान सकती हूँ? जिसकी पत्नी बनकर रही, उसने ही मेरा साथ दिया। महेश बाबू तो मेरे पति हैं, उन्हें मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैंने उन्हें बारिन बाबू के बारे में सब बताया। बारिन बाबू लोगों के सामने मुझे अपनी पत्नी कहते थे। यही बात महेश बाबू के मन में घर कर गई। लगता है माँ काली ने हमारी मुराद पूरी करने की ठान ही ली है। मुझे लगता है कि आपने किसी गलत जगह पे फोन कर दिया। हम जानते हैं कि तुम हमसे बात नहीं करना चाहते हो, मगर फिर भी एक बार हमारी बात सुन लो। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनिए और हमारा पीछा छोड़ दीजिए। आपकी और हमारी दुनिया अलग है। अब हमारी दुनिया अलग होने से क्या हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं? क्या तुम्हारी माँ तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकती? उम्मीद और अधिकार का त्याग आप ही ने किया था ना। वो हमारी मजबूरी थी, मगर अब हम अपने बेटे के रिश्ते का दामन थाम कर उसे पाना चाहते हैं। तुम पर सब कुछ न्यौछावर करके अपने बेटे को फलता फूलता देखना चाहते हैं। परिवार बनता है भावनाओं के जुड़ने से। एक छत के नीचे चार दीवारी में रहने से परिवार नहीं बनता। अब बहुत देर हो चुकी है माँ। माँ, तुमने अभी मुझे माँ कहा। एक बार फिर से कहो महेश। माफ कीजिए देवी जी, मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं है। क्या हम इतने बुरे हैं कि अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने का भी अधिकार हमें नहीं? दुनिया की भीड़ के शोर में एक बेटे की आवाज अपनी माँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। अब मैं भी गूंगा हो चुका हूँ। अब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत थक गए हैं हम। हमें तुम्हारा सहारा चाहिए ताकि हम सुकून से मर सकें। महेश, हमने तुम्हें पाने के लिए माँ काली के सामने प्रण लिया है। हमने निर्जला व्रत रखा है, और हम ये व्रत तभी खोलेंगे अब जब तुम हमारे सामने खुद आकर अपने हाथों से हमें पानी पिलाओगे, या फिर हमारे अंतिम दर्शन के समय हमारे मुंह में गंगा जल डालोगे। और हमें उम्मीद है कि तुम काली मंदिर में हमसे मिलने जरूर आओगे। फिर तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अब हमारी मुलाकात शायद गंगा जल के साथ ही होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करता हूं,
कमला को कॉल करता हूँ। अगर वो फ्री हो गई है तो उसे लेता हुआ घर चला जाऊंगा, ताकि ये सब बातें मेरे दिमाग को और परेशान ना कर सके। हेलो। हाँ, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। अरे महेश बाबू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ परी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस हेमदी की थोड़ी चिंता लगी रहती है। हाँ परी, जानता हूँ हेम जी की तो सभी को चिंता लगी हुई है, मगर मुझे आज ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम हमें इतना करीबी समझते हो कि तुमने हमें फोन करके बुलाया। करीबी तो आप लोग हैं ही, मगर मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। हाँ, मन जरूर किया था कि फोन करूं, लेकिन हेमदी को अच्छा नहीं लगता कि उनकी वजह से और लोग परेशान हो, इसलिए फोन भी नहीं कर सकती। वैसे अच्छा लगा, कमला दी खुद ही आ गई। ये तुम क्या कह रही हो परी? तुमने आज सुबह फोन किया था, कमला से तुम्हारी बात हुई थी ना? नहीं महेश बाबू, लगता है कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो कोई फोन नहीं किया था, और वैसे भी मैं तो सुबह कक्की के साथ मंदिर गई थी, तो टेलीफोन का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या हुआ महेश बाबू, आपको कमला दी से बात करनी हो तो बुला देती हूँ। नहीं परी, रहने दो, मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है? अगर परी का कहना है कि उसने कोई फोन ही नहीं किया, तो फिर कमला ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कहीं आर्यन? तो तूने उनका चेहरा भी नहीं देखा? कैसे दिखते हैं वो लोग? नहीं साहब, नहीं देख पाया साहब, नकाब पहने हुए थे। साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरा ट्रांसफर होने वाला है, हो जाने दीजिए। ऐसा प्रेम कहाँ। बहादुर, ये तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कल दारू पी के किसी गटर में गिर गया था क्या? अरे अब फुटेज ही खाएगा या बताएगा भी कि क्या हुआ? क्या बात है बहादुर, बता। साहब मेरे घर में कल 4 गुंडे घुस आए थे, जिन्होंने मुझे धमकाया, मेरे बीवी और बच्चों के साथ बदतमीजी की। साहब तूने उनका चेहरा नहीं देखा? साहब नहीं जानता मैं उनको। देख बहादुर, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। जो भी देखा है सब कुछ बता मुझे। साहब उन्होंने मुझे धमकी दी और बोला कि आपका साथ ना दूं और यहाँ से छोड़ के चला जाऊं। तो तूने उनका चेहरा भी नहीं देखा? कैसे दिखते हैं वो लोग? नहीं साहब, नहीं देख पाया साहब, नकाब पहने हुए थे। साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरा ट्रांसफर होने वाला है, हो जाने दीजिए। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं अपने परिवार की बर्बादी नहीं रोक पाऊंगा। मगर ऐसे तो इस तरह के लोगों का हौसला और भी बढ़ जाएगा। अरे तू एक पुलिस वाला होके ऐसी बात करता है? क्या तुझे कानून पे जरा भी भरोसा नहीं है? नहीं साहब, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, और कानून व्यवस्था को बचाए रखने के लिए ये बहादुर सिंह अपनी जान पर भी खेल सकता है। लगता है घर पर नहीं है, फोन नहीं उठा रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर महेश बाबू कहाँ रह गए? कमला, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो। नहीं हेम जी, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी उन्हें ऐसा कोई काम आ जाए वो मुझे टेलीफोन करके जरूर बताते हैं।